नमस्कार साथियों, और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा सलवर पेपर 2021 हिंदी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है, क्लास को पूरा देखें, क्योंकि हम इसमें 125 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, क्लास को लाइक अवश्य करना, और जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है अज्ञ, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन। तो आपको बताना है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म को। तो कौन सा असंगत है इसमें बताओगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या होगा? डी। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। और अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ भी कह सकते हैं, और अद्यतन का पुरातन या अद्यतन, और अजय का विजय, ये इसके विलोम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा डी। अर्वाचीन का प्राचीन होता, नवीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो जो लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। और जो आया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? आगत। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? विगत। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुलकषा किसका पर्यायवाची है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जा सकता है। कुलकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली, रात्रि। तो कुलकषा बताना आपने किसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नदी का। तो कुलकषा किसका पर्यायवाची है? नदी का। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा पाणी में समास है। तो वीणा पाणी में आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास होगा? यानी कि वीणा है पाणी में जिसके वहां। तो इसका अर्थ क्या होगा? वीणा है पानी यानी कि हाथों में जिसके। तो किसके हाथों में होता है वीणा? सरस्वती के। तो तीसरे के ओर इंगित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। वही अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति पूछी गई है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है कि किसकी पंक्ति है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा का। किसकी पंक्ति है? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी, याद रखना ये किसकी पंक्ति है? रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। अभ्यांतरिक, अभ्यांतरक, अभ्यांतरिक और अभ्यांतरिक। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो कौन सा शुद्ध होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अभ्यांतरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे नियमित पंथ प्यारे हैं, ऐसे अनियमित पंथ प्यारे हैं, इस पंक्ति के सृजता हैं। ऑप्शन है भरत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांता देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनियमित पंथ प्यारे हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। तो पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन है वीरनंदिनी, धनंजय, मुनि जिन विजय, वादी राज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, वादी राज। और ये क्या है? जैन कवि हैं, और इनका समय पूछा जाए तो ये 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और अगर इनकी रचनाएं पूछी जाए तो आपको याद रखना है यशोधर, चरित्र, न्याय विनिश्चित,
न्याय विनिश्चय विवरण एकीभाव और काकु उत्चरित्र, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है। तो आपको पूछा गया है इसमें अलंकार बताना है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है। तो इसमें अलंकार बताया गया है अर्थांतरस, परिसंख्या, विभावना, अपहूति। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है परिसंख्या अलंकार है। तो 9 ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसका क्या करोगे, परिभाषा ध्यान रखोगे कि इस ट्रिक के द्वारा कि आप परिसंख्या अलंकार को कैसे पहचानोगे, कि जहां किसी वस्तु को अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोप कर कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोपित किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, परिसंख्या अलंकार होता है। तो ये आप ध्यान रखना ताकि आप परिसंख्या अलंकार को पहचान सके। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, जहां राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, कहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहां भी क्या पूछा गया है अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीक, अन्यवय, दीपक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, प्रतीक अलंकार। और इसकी परिभाषा पूछी जाए तो प्रतीक का तात्पर्य होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है, प्रतीक का तात्पर्य क्या होता है, उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया गया है। और इसमें क्या दिखाया गया है, जहां राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तो यहाँ क्या बताया गया है, कहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद। तो यहाँ उपमा का उल्टा बताया गया है। और जहां उल्टा बताया जाता है उपमा का, वहां कौन सा अलंकार होता है, प्रतीक अलंकार होता है। ये आप ध्यान रखना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटपटांग शब्द में समास होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये ज्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उटपटांग शब्द में समास होता है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। और उटपटांग शब्द में कौन सा समास होता है, अगर तत्पुरुष ना दिया जाए, पूरा दिया जाए, तो अलूक तत्पुरुष समास होता है। और उटपटांग का समास विग्रह पूछा जाए तो क्या होगा, ऊंट पर टांग, यानी कि बेतुका। तो उटपटांग का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, ऊंट पर टांग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखोगे। वहीं अगला क्वेश्चन है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरु धन वे, गुरु धन ए, गुरु धन वे, गुरु धन ए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 12वें का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, गुरु धन ए। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें क्या आ रहा, ओ धन ए बराबर ओ। तो क्या हो रहा, गुरु धन ए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, गुरुवे का संधि विच्छेद क्या होता है, गुरु धन ए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, क्या होता है, समास पूछा गया है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो आप इसे अवश्य कर लेंगे कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य यानी कि तीसरे पद का अर्थ की प्रधानता होती है तो उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें होगा बहुब्रीहि। जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो आप क्या बताओगे, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास होता है। तो याद रखना, जैसे 7 हैं खंड जिसमें, तो उसमें क्या आएगा, बहुब्रीहि समास। और उसे क्या कहेंगे, सतखंड। पवन है आसन जिसका वह, तो वो क्या होगा, पवनासन। और वही चक्षु से जो श्रवण करे वह, तो वो क्या होगा, चक्षु श्रवा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। वैसे समास आप सभी को अच्छी तरह से आता होगा, फिर भी ट्रिक के द्वारा आपको समझा रहा हूं ताकि आप कभी समास पूछा जाए तो आप ट्रिक से भी ध्यान रखें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेली, कुलवलई माला कथा, वन रत्नाकर। तो 14 का बताना है आपको,
राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर राउल बेली को क्या होगा? राउल बेली। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन किसमें है? तो है राउल बेली में। और राउल बेली रचना पूछी जाए तो किसकी है? रोडा कवि द्वारा लिखित रचना है। और ये कब की है? अगर पूछा जाए रोडा कवि किस समय इनका समय है, पूछा जाए इनका समय, तो ये कब के हैं? 10वीं सदी के कवि हैं। और ये कौन सी रचना है? तो ये भी ध्यान रखना कि ये चंपू काव्य है, जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ का वर्णन किया गया है। और इसमें शिलांकित कीर्ति भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कभी शिलांकित कीर्ति किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप? राउल बेली को। और ये वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में कहाँ रखी गई है ये पुस्तक, तो ये कहाँ है? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है? राउल बेली द्वारा राउल बेली रचना कहाँ है? तो यह है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। तो याद रखना आप। और इसमें क्या है? हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन भी है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इसमें हिंदी की 7 बोलियों या भाषाओं का वर्णन भी है, और जिसमें प्रधानता क्या है? राजस्थानी भाषा है। प्रधान भाषा पूछी जाए तो क्या बताओगे? राजस्थानी भाषा इसकी बताओगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो क्या पूछा गया है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा, प्रियमदा। तो आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो ये किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर का। तो अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, तो कथा शेष का अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो कब का है? 1999 ईस्वी का। कब का है? 1999 ईस्वी। और किसके जीवन पर आधारित है? कथा शेष अगर पूछा जाए किसके जीवन पर आधारित है, तो यह ज्ञानचंद्र जैन के जीवन पर आधारित है। ये याद रखोगे आप। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये काव्य लक्षण किसने दिया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अंतः यानी कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? तो ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये चीज आप ध्यान रखना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? तो किसके प्रति है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा। तो साथियों मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा? सीधा ही आंसर पे टिक करूंगा, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं तो सबके आंसर पढ़ने में टाइम लगेगा और क्लास भी लंबी होगी। इस कारण से हम सिर्फ सही आंसर को टिक मारेंगे और आप भी अपने क्वेश्चनों को चेक करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, चंद्रधर शर्मा का ये कथन है। क्या है? प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, और बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? क्या याद रखोगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये विशेषताएं हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। तो इसमें क्या है? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ क्या हुआ है? रूप की विशेषताओं का वर्णन हुआ है, इस कारण से इसमें क्या है? कौन सा अलंकार हुआ है? रूपक अलंकार। तो क्या याद रखोगे आप कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, क्या याद रखोगे? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सबका हम यहाँ पर विश्लेषण करें तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं वो चारों विकल्पों का अध्ययन किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि अगले क्लास में आपको चारों विकल्पों सहित समझाया जाए। तो अगला वही नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, गणनावाचक शब्द आयुतम
किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए अयुतम प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन पढ़े और अपना टिक लगाएं। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है अयुतम? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 10,000 के लिए। और 1,00,000 के लिए पूछा जाए तो क्या प्रयुक्त होता है? लक्षम। तो 1,00,000 के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? इसमें लिखा नहीं जाता है इसलिए दिक्कत आती है। लक्षम। 1,00,000 के लिए क्या कहा जाता है? सुन करके ध्यान रखें, लक्षम। और 10,00,000 के लिए क्या कहा जाता है? न्यूनतम प्रयुक्तम। ये 10,00,000 के लिए कहा जाता है। वहीं 20वां क्वेश्चन है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक बताना है। तो कौन है इसके लेखक? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। तो मर गया दीपनाथ, क्या याद रखोगे आप कि मर गया दीपनाथ, वहां कौन गया था? चंद्रकिशोर जायसवाल। इस तरह आप याद रख सकते हैं, किसी भी कारण से आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मर गया दीपनाथ और वहां देखने कौन गए? चंद्रकिशोर जायसवाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो बताना है कौन सा गुण मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओज गुण। तो क्या होगा इसमें? ओज गुण है। तो कौन सा गुण है? ओज गुण। ओज गुण कहां पर होता है ये भी आप याद रखना कि जहां उत्साह वीरता का व्याख्यान किया जाए या प्रदर्शित किया जाए वीरता को, तो वहां पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। तो यहाँ पर क्या है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। तो यहाँ पर क्या है? एक वीरता का भाव प्रदर्शित होता है, तो वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत और अपराजिता। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता नहीं है। और अपराजिता पूछा जाए तो किसका है? तो क्या बताओगे? रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है अपराजिता। और इसका समय पूछा जाए तो कब का है अपराजिता? 1939। कब का है अपराजिता? 1939 का। और किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण क्या है? काव्य संग्रह हैं जिन्हें आप याद रखोगे। मधुलिका 1929, किरण बेला 1941 और करील 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल आदि क्या है? रामेश्वर शुक्ल के महत्वपूर्ण रचना है। और जबकि कर्णफूल कब का है? अगर इसका सन पूछा जाए तो याद रखना ये 1934 की रचना है कर्णफूल। और किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। और शूलफूल कब का है? ये भी 1934 का है। और प्रवासी के गीत कब का है? 1938 का। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी भी कब की है? 1938 ईस्वी की रचनाएं हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें आप याद रखोगे। वहीं बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में समास है, आपको बताना है कौन सा समास है। तो 23 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। और क्या होगा? बैल के लिए गाड़ी। तो के लिए गाड़ी, के लिए कहां आता है? तत्पुरुष समास। तो जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय यानी कि घर। और रसोई घर, रसोई के लिए कहां पर प्रयोग हो? आपने समास पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि के लिए प्रयुक्त होने पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। तो के लिए, संप्रदान के लिए। तो कौन सा समास हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, तत्पुरुष समास यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। वही 24वां क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो आपको बताना है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म सैनिका, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। तो आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, नीलू
नीलिमा नीलोफर, किसकी है? भीष्म साहिनी की। और किस पे लिखा गया? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है। और जुलूस किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। और ये क्या है? किस पे लिखा गया है? अगर इसकी विषय वस्तु पूछी जाए तो ये पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। तो जुलूस किस पे है? पाकिस्तान से आए हुए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या पर आधारित उपन्यास है जुलूस। और वहीं खुदा सही सलामत है, किसका है? ये रविंद्र कालिया का उपन्यास है। और इसके कितने भाग हैं? खुदा सही सलामत के 2 भाग हैं, याद रखना। पहला भाग में क्या है? नारी शोषण का चित्रण है। क्या है इसमें? पहले भाग में नारी शोषण का चित्रण है और भाग दूसरे में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। तो खुदा सही सलामत के 2 भाग हैं। पहले में क्या है? नारी शोषण का चित्रण है और दूसरे में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। तो इसके 2 भाग हैं। किसका है ये? रविंद्र कालिया को, आपको पता है। और मुझे चांद चाहिए, ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। और इसमें क्या है कि अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष का गहरे पीड़ा बोध और कलात्मक संयम पूर्ण अंकन किया गया है। तो क्या किया गया है? अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष का या पीड़ा का चित्रण किया गया है मुझे चांद चाहिए में। तो साथियों, ज्यादा विश्लेषण करने में टाइम अधिक लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक यानी कि ध्यान रहे कि आप जब परीक्षा हॉल में बैठे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से याद आ जाए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। वही क्वेश्चन 25वां है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि के। तो विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के ये पात्र हैं। और रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो कब का है? 1925 का है। और इसके और पात्र भी हैं जो आपको याद रखना है कि सूरदास, सोफिया। तो से 2 याद रखना आपने, सोफिया और सूरदास। और भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, शुभांगी, जानसेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठवा, ताहिर अली, ये क्या है? इस उपन्यास के पात्र हैं, रंगभूमि के पात्र हैं। और ये कब का है? 1925 का। और किसका है? प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है। तो ये चीज अगर आपको ध्यान रहे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वहीं सेवा सदन कब का है? 1918 का है सेवा सदन। और ये भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। और इसके पात्र याद रखना आप, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, परम सिंह और शांता। तो कितने हैं इसके पात्र? 5 हैं। ये आपको याद रखना है, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, परम सिंह और शांता, ये सेवा सदन के पात्र हैं। और कर्मभूमि कब का उपन्यास है? यह है 1933 का। और इसमें पूछा जाए पात्र तो अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब, ये क्या है? कर्मभूमि के पात्र हैं। और ये चारों ही रचना किसकी है? उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के। तो कर्मभूमि के पात्र हैं। और कब का है? 1933। और कायाकल्प पूछा जाए तो कायाकल्प कब का है? 1926 का। कब का है? 1926 का ये उपन्यास है। और इसमें आपको क्या याद रखना, अगर पात्र पूछा जाए तो याद रखना है यशोदा नंदन। किसके पात्र हैं? कायाकल्प के। यशोदा नंदन, वगी स्वनरी, क्या है? वगी स्वरी। और ख्वाजा मोहम्मद, रानी देवप्रिया, ब्रजधर, निर्मल, विशाल सिंह, चक्रधर, अहिल्या, ये किसके पात्र हैं? ये हैं तुम्हारे कायाकल्प के पात्र। तो अगले क्वेश्चन है, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप है। तो इसका आपको युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप बताना है। तो कौन सा है इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, तुभ्याम तथा ते। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो सात्विक अनुभव पूछा गया है, नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का सात्विक अनुभव। तो इसका सात्विक अनुभव नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, विषाद। विषाद क्या है? संचारी भाव है। ये आपको याद रखना है कि विषाद कौन सा भाव है? संचारी भाव है। रोमांच, कंप, प्रलय और आहार्य, ये क्या है? रोमांच, कंप, प्रलय, ये कौन से भाव हैं? ये हैं तुम्हारे सात्विक अनुभव, है ना। तो ये आप याद रखोगे। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ये आप सबको पता होगा, 33 संचारी भाव होते हैं। अनुभव के प्रकार पूछे जाए तो कितने हैं? 4 हैं। कितने होते हैं अनुभव के प्रकार पूछा जाए? अनुभव होता है कायिक या आंगिक, वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। ये तुम्हारे अनुभव के प्रकार हैं। और सात्विक अनुभव पूछा जाए आपसे तो सात्विक अनुभव को याद रखना आपको,
स्वेद यानी कि पसीना छूटना नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है? कंप यानी कंप कपी। और तीसरा क्या है? रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े होना। और चौथा है स्तंभ, शरीर की गति का रुख जाना, क्या कहलाता है? स्तंभ। तो चौथा कौन सा भाव है? सात्विक भाव स्तंभ। और पांचवा है स्वर भंग यानी कि घिंगी बंधना। और छठवां है अश्रु यानी कि आंसू निकलना। और सातवां क्या है? वैवण्य यानी पीला पड़ना, वैवण्य यानी कि पीला पड़ना। और आठवां क्या है? प्रलय, तन्मय होकर अचेत हो जाना, क्या होता है? प्रलय। तो ये 8 भेद किसके हैं? सात्विक अनुभाव के। और अनुभाव के, ये तो सात्विक अनुभाव के हैं 8 भेद। और पूछा जाए अनुभाव के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 4 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से आपका 27वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वही 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। शराब कौन से शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दक्ष्यति। दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन या एवं पुरुष का रूप है? तो किस वचन एवं पुरुष का रूप है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो आपको बताना है भिन्न कौन सी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपको राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वट वृक्ष की छाया में। तो ये क्या है? विधा की दृष्टि से क्या है? भिन्न रचना है वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष की छाया में ये क्या है? जीवनी है। तो क्या याद रखना आपको? वट वृक्ष की छाया में ये क्या है? जीवनी है। और किसकी है? तो पूछा जाए मुकुंद नागर द्वारा लिखी गई हजारी प्रसाद की जीवनी है। तो किसने लिखा है? मुकुंद नागर द्वारा हजारी प्रसाद की जीवनी लिखी गई। और कब लिखी गई ये भी याद रखना है, 2006 में। और वहीं अगर पूछा जाए मुद्रिया, ये मुद्रिया तो कब का है? ये 2010 की। ये क्या है? आत्मकथा है। तो ये तीनों आत्मकथाएं हैं। और वट वृक्ष की छाया ये क्या है? जीवनी है। तो मुद्रिया 2010 की है और आत्मकथा है। विधा पूछी जाए तो आत्मकथा है। और ये रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तुलसी राम। और मणिकर्णिका पूछा जाए तो ये कब की है? 2013 की आत्मकथा है। और ये क्या है? तुलसीदास की रचना है। मणिकर्णिका, तुलसीदास वो नहीं जो रामचरित्र लिखने वाले हैं। तो ध्यान रखना ये किसकी है? तुलसीदास की है। मणिकर्णिका 2013 की आत्मकथा है। और कितनी धूप में कितनी बार, ये तो आपको याद होगा ही। ये कब की है? 2013 की आत्मकथा है। और किसकी है? महीप सिंह की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक मार्कंडे की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रामलीला। बाकी तीनों क्या है? मार्कंडे की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रामलीला। और महुए का पेड़, पान, फूल, हंसा जाए अकेला किसकी है? मार्कंडे की रचनाएं हैं। तो रामलीला क्या है अगर पूछा जाए तो ये निबंध है रामलीला। और किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये क्या है? निबंध रामलीला। तो याद रखना रामलीला किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। और महुए का पेड़ कब का है अगर पूछा जाए तो इसका समय याद रखना 1954 का है। महुए का पेड़ 1954 का है। और पान फूल पूछा जाए तो 1954 का है। ये भी कब का है? 1954 का। और हंसा जाए अकेला ये याद रखना कब का है? 1957 का। ठीक है ना, आप इनको याद रखना। हंसा जाए अकेला 1957 का है। और अगली एक और है इनकी रचना जिसे आप याद रखोगे, पत्थर और परछाइयां, ये है 1956 का। और भूदान 1958 का है। इसके हैं मार्कंडे के। इस तरह आप याद रखोगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है, तो कौन सी है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भरत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भारत भारती पूछी जाए, भारत भारती कब की है? आपको पता है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और कब की है भारत भारती? 1912 की। उसके बाद है साकेत 1931 की, यशोधरा 1932 की, और जय भारत कब की है? 1952 की। तो भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत 1952 की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 32 का राइट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य धारा में बौद्धिक रस, क्या याद रखोगे? बौद्धिक रस, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्र गुप्त।
तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 33 का गणपति चंद्र गुप्त। और इनकी एक पुस्तक को याद रखना है, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। तो इनकी एक पुस्तक है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, इसका है गणपति चंद्र गुप्त की ये रचना है, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखोगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना धर्म वृदेश वयाम समीक्ष्यते, यह युक्ति, यह युक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है? आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की। तो किसकी पंक्ति है ये? कालिदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। और पूछा जाए किस महाकाव्य से है, तो एक कुमार संभव की पंक्ति है। और कुमार संभव में सर्ग पूछा जाए तो कितने सर्ग हैं? याद रखना 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और अगर इसकी विषय वस्तु पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है शिव पार्वती की तपस्या एवं प्रेम विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिक के जन्म की पौराणिक कथा का वर्णन है इसमें। और ये क्या है? महाकाव्य है। कौन सा? कुमार संभव। तो किसकी पंक्ति है? कुमार संभव की पंक्ति है। और किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। और कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसमें क्या है? शिव और पार्वती के तपस्या तथा प्रेम विवाह और कार्तिक के जन्म का वर्णन किया गया है कुमार संभव में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा पूछा जाए पहला नाटक तो क्या बताओगे? सत्य हरिश्चंद्र। और ये पूछा जाए कब का है, तो ये है 1875 का। और जिसके नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं है। और सत्य हरिश्चंद्र बंगला साहित्यकार क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद है। और पूछा जाए अनुवाद किसका है, तो ये किसका अनुवाद है? क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद है। और यह क्या है? 4 अंकों का नाटक है। तो सत्य हरिश्चंद्र कितने अंकों का है? 4 अंकों का नाटक है। इस तरह आपको याद रखना। और अंक पूछे जाए तो कौन कौन से अंक हैं इसमें, तो आपको अंक याद रखना है। प्रथम अंक है इंद्र सभा, द्वितीय अंक है हरिश्चंद्र सभा, तृतीय अंक है काशी में विक्रम, और चतुर्थ अंक है शाम शमशान। तो साथियों, क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद बाकी क्वेश्चनों को आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप इस क्लास को देखकर बताइए कि इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए या नहीं। आपको क्लास कैसी लगी? तो साथियों, आपका कमेंट का इंतजार करूंगा और फिर इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।